दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज सेलेम को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हम 1970 का समय देखते हैं, जहां ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ होकर जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जिस दौरान एक ब्रिटिश कप्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसे 3 गोली लगी थी। डॉक्टर जल्दी से उसके अंदर से गोलियां निकालने लगते हैं, जिन गोलियों में उन्हें एक चांदी की गोली मिलती है जो कि बाकी दोनों से आकार में बड़ी थी, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। हालांकि कप्तान उन्हें इस बारे में बताने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम शार्लेट नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक जगह पर किसी से मिलने आई हुई थी, जहाँ वो अपने बचपन की फोटो देखने लगती है। जिसके बाद हमें 45 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शार्लेट के भाई एडवर्ड और उनकी मां इजाबेल को देखते हैं, जिनके पिता सीमस का इस शहर पर राज चलता था, जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। आप शहर में रोमा नाम का एक कबीला रहने आता है, जिसमें एक लेडी एक आदमी को कुछ चांदी के सिक्के देते हुए कहती है कि वो उन्हें पिघला कर एक जौ यानी कि एक जबड़े के आकार में डाल दे, जिस पर वो आदमी तुरंत ऐसा करता है और जल्दी वो एक जौ तैयार कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी उस जॉब पर किसी तरह की रिचुअल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और शार्लेट चुपके से अपने पिता और शहर के लोगों की बात सुनने लगते हैं, जिसमें उसी रोमा कबीले की जमीन के बारे में बात चल रही थी, जहां एक आदमी सीमस से कहता है कि वो गंदे जिप्सी लोग उसे अपनी जमीन समझ रहे हैं। आप सीमस उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि वो कल सुबह उस जमीन को खाली करवा लेगा। इसलिए अगले ही सुबह सीमस अपने आदमियों को लेकर उस कबीले के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर पहले तो सीमस अपने आदमियों को उनसे बात करने भेजता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, जिसके बाद उसके लोग कबीले पर हमला करके सारे लोगों को मार देते हैं और फिर उनके टेंट को भी जला देते हैं। इसी बीच वो रिचुअल करने वाली लेडी और एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पकड़कर सीमस के सामने लाया जाता है, जिसके पास सीमस उस जौ को देखकर लेडी से कहता है कि तुम हमारे शहर में ये काला जादू नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अपने लोगों को आदेश देता है कि उस लेडी को इस जौ के साथ ही जमीन में दफन कर दिया जाए। फिर वो उस लेडी और उसके जौ को वहीं जमीन में दफनाने में लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी दफन होते होते कुछ मंत्र वगैरह बोल रही है। दूसरी तरफ रात में शैलर को इसी जगह का सपना आता है, जिसमें वो लेडी के दफन होने वाली जमीन को खोदने लगती है, और तभी उस लड़के हुए आदमी का सिर एक डीमन में बदल जाता है। इसलिए शार्लेट डर कर उठ जाती है। इधर अब हम शहर के बाहर में एक आदमी नेम जॉन को देखते हैं, जो इस शहर में उन मरे हुए कबीले के लोगों का पता करने आया था। फिर तभी वहाँ उसे एक एल्फ्रेड नाम का आदमी मिलता है, जो जॉन से सवाल करता है कि वो यहाँ कब तक रहेगा। वहीं इधर एडवर्ड को भी वैसा ही सपना आता है जैसा कि शार्लेट को आया था। अब अगले दिन एडवर्ड और शार्लेट जब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तभी उनमें से एक लड़का टीमी सबको लेकर एक जगह जाने लगता है, और शार्लेट इस बात को उसके पिता से बताने से मना करती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो उसके परिवार को मार सकते हैं। अब इसके बाद वो उन्हें लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सीमस ने उस लड़की को मारा था। फिर टीमी उन सबसे सवाल करता है कि किसे किसे यहाँ के जौ का सपना आया था, जिस पर सब बच्चे हाँ में जवाब देते हैं, यानी कि उन सभी बच्चों को शार्लेट की तरह जौ के सपने आए थे। जिसके बाद अब टीमी उसी जगह को खोदने लगता है और फिर उस सिल्वर जौ को निकाल कर अपने मुंह में लगा लेता है, जिसे लगाने के बाद ना जाने उसे क्या हो जाता है, क्योंकि देखते ही देखते वो एडवर्ड के गले में काट लेता है। जिसे देखकर सब बच्चे डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं और शार्लेट चिल्लाते हुए अपने घर जाती है। तभी पीछे से सीमेंट एडवर्ड को घर में लेकर आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहता है और कुछ देर में यहाँ डॉक्टर आ भी जाते हैं। डॉक्टर उसका चेक करने के बाद कहता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है, जो एक इन्फेक्शन वाला घाव है। जो फिर उन्हें कुछ मलहम पट्टी की दवा देकर वहाँ से चले जाते हैं। पर वहीं शार्लेट काफी डरी हुई थी, जिस वजह से वो और बाकी बच्चे किसी को सच नहीं बता पा रहे थे। अब रात में शार्लेट को फिर से उसी जगह का सपना आने लगता है, जिससे डर कर उसकी आंखें खुल जाती है और तभी उसे एडवर्ड की चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है। इसलिए वो तुरंत उसके कमरे में जाकर देखती है, जहां अब उसके शरीर से अजीब तरह के टेंटेकल्स निकलकर उसे कवर कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो डर के मारे कमरे से बाहर आ जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज से उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो एडवर्ड के कमरे में आते तब तक वो वहां से गायब हो चुका होता है।
इसके बाद अब सीमस अपने सभी साथियों को लेकर उसे जंगल में ढूंढने लगता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ एल्फ्रेड जॉन के पास जाता है और उसे बता देता है कि सीमस का बेटा रात से नहीं मिल रहा है और ये मामला जिप्सी लोगों से संबंधित लग रहा है। फिर सुबह होने पर शार्लेट अपने सर्वेंट एनायस के साथ चर्च में एडवर्ड के लिए प्रार्थना करने जाती है, जहां उसे टिमी मिलता है, जिससे वो एडवर्ड के बारे में सवाल करती है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसी ने एडवर्ड के गले में काटा था। और उसके बाद जब उसे होश आया तो वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे शार्लेट पूरा सच बताती है। इस पर टीमी उसे बाइबल से पढ़कर बताता है कि जूडस को जीसस से गद्दारी करने के बदले में कुछ चांदी के सिक्के दिए गए थे, जिससे टीमी समझ चुका था कि ये जो उन्हीं चांदी के सिक्कों से बनाई है। अब इसके बाद वो उस पेज को फाड़कर शार्लेट को दे देता है, जिससे वो किसी तरह उसके काम आ जाए। और तभी वहाँ अनैस आ जाती है, जिसे देखकर टिमी वहाँ से भाग जाता है, जिसे अब बाहर आकर जंगल में एडवर्ड दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। पर काफी देर अंदर जाने पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ एक क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे टिमी किसी तरह से बचकर जंगल की ओर झोपड़ी में आकर छिप जाता है। पर वहाँ भी वो क्रीचर आकर उसे जान से मार देता है। इधर एल्फ्रेड और जॉन सीमस के घर आ जाते हैं और एडवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर सीमस उन्हें लेकर टिमी की लाश के पास आ जाता है, जिसे क्रीचर ने बुरी तरह से खा लिया था। जॉन अब उसकी लाश देखकर बताता है कि इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है और काटने के निशान कुछ हद तक भेड़िए जैसी है। इसलिए अब अगले ही दिन से जॉन अपनी छानबीन शुरू कर देता है और सबसे पूछताछ करने लगता है, जिसके बाद वो एडवर्ड के कमरे और बाकी घर को चेक करने लगता है, जहां उसे घर के दरवाजे पर कुछ खून के निशान मिलते हैं। इससे अब ये होता है कि रात को जॉन को भी सोते समय उसी तरह के सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी भी होती है, जिससे डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती है। अब इसके बाद रात में जॉन दरवाजे पर से खून का सैंपल ले लेता है, जो एडवर्ड का था, और फिर वो उसकी जांच करने लगता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंसान का खून इस तरह का नहीं होता। इसके बाद वो अपनी उंगली में से खून निकालकर उस खून में डाल देता है, और तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड के खून ने जॉन के ब्लड सेल्स को खाना शुरू कर दिया। यानी कि एडवर्ड का ये खून कोई इंसानी खून नहीं है। इसी दौरान जॉन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए वो तुरंत दरवाजे से झांक कर देखने लगता है, जहां अब उसे वही क्रीचर दिखाई देता है, जो देखकर वो सीमस से गन लाने को कहता है। लेकिन जब तक वो बाहर उसे देखने जाता तब तक वो वहां से जा चुका था, जो अब सीमस से कहता है कि हमें जल्दी उस क्रीचर को पकड़ना होगा। इसीलिए सीमस रात में मीटिंग रखता है और सबके सामने उस क्रीचर को पकड़ने की बात रखता है। दूसरी तरफ शहर की 3 लोग किसी काम से खेत की तरफ जाने लगते हैं, और तभी वहाँ क्रीचर आकर पहले तो दोनों आदमियों को मार देता है और बाद में वो एक लड़की के पीछे पड़ जाता है, जिसे वो क्रीचर काट कर बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन वो किसी तरह से बचकर शहर में आकर लोगों को उसके बारे में बताने लगती है, जिस बात की खबर सीमस और जॉन को भी लग जाती है। इसलिए वो भी उसी खेत में आकर चेक करने लगते हैं। उन्हें अब वहाँ दोनों आदमियों की लाशें मिलती है, जिसका मतलब था कि क्रीचर ने उन्हें खा लिया होगा। वहीं यहाँ जॉन को उस लड़की के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वो उस लड़की से बात करने की इच्छा जताता है। इसलिए अगले ही सीन में जॉन सीमस के साथ उसके घर पहुंचता है, लेकिन उनके आने से पहले ही वो जा चुकी थी और खिड़की के पास कुछ खून भी लगा हुआ था, जो देखकर जॉन सीमस से कहता है कि वो सब लोगों को तुरंत चर्च में भेज दे और दरवाजा अच्छे से बंद कर दे। दूसरी तरफ हम लड़की को जंगल में देखते जिसकी हालत काफी खराब थी, और इसी बीच उसके अंदर से भी टेंटेकल्स निकलकर उसे ढकने लगते हैं और बाद में वो पानी में चली जाती है। इधर सी में शहर के सब लोगों को चर्च में लाने लगता है, जहां रात के समय फिर जॉन इजाबेल से शेयर करता है कि काफी समय पहले जॉन के गांव में भेड़िए जैसे क्रीचर ने हमला कर दिया था, जिसमें उसकी बेटी और पत्नी मारी गई, जिस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। और फिर हादसे के कुछ समय बाद वहाँ जिप्सी लोग आए, जिन्होंने कहा कि अब उनका श्राप पूरा हो गया। यही वजह है कि जॉन तब से जिप्सी वाले कबीले को ढूंढ रहा है, जिस पर इजाबेल भी सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ सीमस आकर उसे रोक देता है। अब अगले दिन जॉन उसी लड़की की झोपड़ी के पास जाल बिछाता है और वहीं छिपकर क्रीचर के आने का इंतजार करने लगता है।
और फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि वो क्रीचर वहाँ आ गया है, जिसे बहुत ही चालाकी के साथ जॉन अपने बिछाई जाल में फंसाकर शूट करके मार देता है। फिर क्रीचर की लाश को सीमस के पास लेकर आया जाता है, जहाँ अचानक से क्रीचर के पेट में कुछ हलचल होती है, इसलिए क्रीचर का पेट फाड़ा जाता है, जिसमें से वही लड़की निकलती है जिसकी हालत सही नहीं थी। इसलिए अब उस लड़की का बाप ही उसे शूट करके जान से मार देता है। जो सब देखकर जॉन सीमस पर इल्जाम लगाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम कुछ तो छिपा रहे हो मुझसे। पर इतना तो पक्का है कि ये ऊनी जिप्सी का इस जगह को दिया हुआ शराब है, जिस पर अब सीमस कहता है कि ये उसने शुरू किया था, इसलिए इसे खत्म भी वही करेगा। और अब अगले ही दिन वो कुछ आदमियों को लेकर जंगल की तरफ उस क्रीचर को लेने निकल पड़ता है। इधर घर में जॉन शार्लेट को अकेला पाकर उससे सवाल करता है कि क्या उसे कुछ पता है, जिस पर शार्लेट जॉन को वही टिमी का दिया हुआ बाइबल का पेज देते हुए उस चांदी के जौ के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही वो जॉन को चर्च ले जाकर टिमी का छिपाया हुआ वो चांदी का जौ उसे दे देती है। अब जॉन को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि इस शराब की वजह से टिमी ने इस जौ से पोजेस होकर एडवर्ड को काटा, जिससे वो क्रीचर में बदल गया। और अब जिसे भी वो क्रीचर काटेगा ये शराब किसी वायरस की तरह फैलता रहेगा, क्योंकि जॉन इन सब के बारे में काफी समय से जानकारी जुटा रहा था। इसलिए वो एक लोहार के जरिए इस जौ को पिघलाकर 4 चांदी के बुलेट्स बनवा लेता है, जिनमें से एक बुलेट को हमने शुरुआत में कप्तान के अंदर से निकलते हुए देखा था। जिसके बाद अब एक क्रीचर अनैस को भी कपड़े सुखाते वक्त घायल कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचती है। पर साथ ही वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। पर अब जॉन को बाहर कपड़ों में खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो सतर्क हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीमस को अनैस के कमरे में कुछ अजीब आवाजें आती है, जिसे देखने के लिए वो ऊपर जाता है, जहाँ अब अनैस एक क्रीचर में बदलकर उस पर हमला कर देती है, जिससे सीमस घायल तो हो जाता है, लेकिन वो आखिर में क्रीचर को शूट करके मार गिराता है। अब गोली की आवाज सुनकर जॉन तुरंत ऊपर पहुंचता है, जहां सीमस नहीं था, और साथ ही यहाँ आग भी लग चुकी थी। इसलिए जॉन नीचे जाता है, जहां इजाबेल उसे बताती कि अभी उसने सीमस को बाहर भागते हुए देखा। अब यहाँ जॉन इजाबेल को शार्लेट के साथ चर्च जाने के लिए बोलकर खुद सीमस के पीछे जाता है, जिस दौरान सीमस एक जगह पहुंचकर अपनी आंख को जलाकर मार लेता है, क्योंकि उसे भी बाकियों की तरह सपने आते थे और ये शराब उसी की वजह से शुरू हुआ था। दूसरी तरफ इजाबेल अपने घर में क्रीचर को देखकर शार्लेट के साथ सीढ़ी के पास छिप जाती है, और फिर दोनों छिपते हुए घर से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें रास्ते में जॉन मिल जाता है। और अब उस क्रीचर को उनके पीछे आता देख वो क्रीचर को चांदी के बुलेट के जरिए मारने पड़ता है। पर क्रीचर चांदी के बुलेट से डरकर वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद जॉन इजाबेल और शार्लेट के साथ चर्च पहुंच जाता है, और इजाबेल समेत सभी से बताता है कि सीमस अब मर चुका है और सुबह तक उन्हें यहीं इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुबह तक आर्मी भी पहुंच जाएगी। अब रात को सभी के सोने के बाद इजाबेल को एडवर्ड की आवाज आती है, जो उससे मदद मांग रहा था, इसलिए वो चर्च के मेन गेट को खोल देती है, जिससे वो क्रीचर अंदर आकर सभी पर हमला कर देता है। और इसी अफरा तफरी में जॉन के चारों चांदी वाले बुलेट्स गिर जाते हैं, जिनमें से वो बहुत ही मुश्किल के साथ एक बुलेट को उठाकर कैसे तो लोड करने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे ही वो क्रीचर को मारने पड़ता है, वैसे ही उस क्रीचर के सामने इजाबेल खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि ये क्रीचर ही उसका बेटा एडवर्ड है। अब यहाँ जब जॉन के समझाने के बाद भी इजाबेल नहीं मानती, तो वो ना चाहते हुए भी गोली चला देता है, जो इजाबेल के अंदर से होते हुए क्रीचर को लग जाती है, जिससे होता ये कि इजाबेल भी मारी जाती है। और क्योंकि वो गोली क्रीचर के अंदर ही रह गई, इसलिए एडवर्ड का श्राप समाप्त हो जाता है, जिस वजह से अब एडवर्ड अपने इंसानी रूप में बदल चुका था। और अब हम समझ पाते कि जिस कप्तान को हमने शुरुआत में देखा था वो एडवर्ड ही था, क्योंकि उसके अंदर से वही चांदी की बुलेट निकली थी जो उसे जॉन ने मारी थी। और इसी बुलेट को लौटाने के लिए शार्लेट बूढ़े जॉन से मिलने आई थी, जैसा कि उसने छोटे में उसके 3 बुलेट्स को लौटाया था, जिसके साथ ये हॉरर मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।